हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज हम लोग एडुटेरिया बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इनमें से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल कटिहार। बिहार का कटिहार जिला झारखंड के साहिबगंज जिले से स्पर्श करता है और पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं दक्षिण में गंगा नदी प्रवाहित होती है, और भागलपुर और बांका जो है वो झारखंड से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल में किया था, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या जेपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजीम। 1702 ईस्वी में औरंगजेब का पौत्र अजीम बिहार का सूबेदार बना, जिसने पटना का पुनर्निर्माण कराकर उसे अजीमाबाद नाम दिया। बाद में अजीम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किकट। ऋग्वेद में बिहार के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंपारण जिला। उत्तर बिहार का चंपारण जिला महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल है, और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में तिनकठिया पद्धति के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मजहरुल हक। राज्य में असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम के प्रचार प्रसार तथा राष्ट्रीय भावना को उभारने के उद्देश्य से मजहरुल हक द्वारा 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाल वंश को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंश के धर्मपाल को जाता है, और धर्मपाल के पिता गोपाल ने नालंदा में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिच्छवी के लिए। कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग लिच्छवियों के लिए किया गया है, और अर्थशास्त्र की खोज आर श्याम शास्त्री ने की थी। वज्जी की राजधानी वैशाली है, और अंग की राजधानी चंपा है। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चौसा में। शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा में हराया था, जो कि वर्तमान में बक्सर में स्थित है, और 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हराया था। 1540 में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह दिल्ली का शासक बना। अगला प्रश्न है, बिहार में आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1835 ईस्वी में। बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ 1835 ईस्वी में हुआ था। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना 1835 ईस्वी में ही कराई गई थी, और साथ ही साथ पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि जिले में भी स्कूल की स्थापना 1835 में ही हुई थी।
अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सदाकत आश्रम में की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पैंसरा मुंगेर। बिहार में आरंभिक मानव पुरापाषाण कालीन मानव के साक्ष्य पैंसरा मुंगेर से प्राप्त होते हैं। चिरांद से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कुम्हरार से मौर्यकालीन खंडहर के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने चेनम्पो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंपा के लिए। ह्वेनसांग ने चेनम्पो शब्द का प्रयोग चंपा के लिए किया है। चंपा जो है वर्तमान में भागलपुर के निकट स्थित है और यह अंग महाजनपद की राजधानी थी। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में थे। वो इस प्रकार हैं मगध, वज्जी संघ और अंग। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के निर्माण तथा विघटन की प्रक्रिया दी गई है और वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो इस प्रकार हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का वर्णन है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 माह। आर्टिकल 85(1) के अनुसार संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूमि। भूमि जो है वो राज्य सूची का विषय है और प्रतिरक्षा, बैंकिंग और वायुसेना संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 9 जुलाई 1969 को किया गया, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साइबर कानून। साइबर कानून अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब जो है वो राज्य सूची का विषय है और विदेश व्यापार और मुद्रा संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरकारिया आयोग। सरकारिया रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990 में संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद से संबंध उपबंध किए गए। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का वर्णन है और भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति का वर्णन आर्टिकल 76 में है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ गठन वर्ष है। तो नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, यह सही है। गोवा का गठन 1987 में हुआ था, यह भी सही है। सिक्किम का गठन 1974 में हुआ था, तो ये गलत है। सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था।
और मिजोरम का गठन 1987 में हुआ था, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम का गठन 1974 में नहीं 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई। भारत की संसद ने 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन कर स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और 24 अप्रैल 1993 से 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.06 करोड़ है और बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जो कि 8.6% है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल किसे बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। बिहार के बजट के अनुसार पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल, जिसमें 400 बेड होंगे, बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े के अनुसार बिहार के सबसे समृद्ध जिले पटना, जिसका प्रति व्यक्ति आय 1,12,604 रुपये हैं, बेगूसराय 45,540 रुपये और मुंगेर 37,385 रुपये हैं। और सबसे गरीब 3 जिले शिवहर, अररिया और किशनगंज हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.5%। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा देश का 9वां। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का स्थान 9वां था, जबकि घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का स्थान 14वां था। अगला प्रश्न है, कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इकाई के बराबर। इकाई के बराबर पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है, जबकि इकाई से अधिक y एक्सिस से गुजरता है, इकाई से कम x एक्सिस से गुजरता है और 0 के बराबर y एक्सिस के समांतर और अनंत x एक्सिस के समांतर होता है। अगला प्रश्न है, किस बाजार में कीमत
विभेदीकृत होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एकाधिकार। एकाधिकार मोनोपोली में सिर्फ एक विक्रेता होता है, इस कारण वस्तु की कीमत एक नहीं होती, क्रेता के अनुसार कीमत तय होता है। अगला प्रश्न है, संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। संतुलन कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के आधार पर की जाती है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वही संतुलन कीमत होती है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में साधन निर्धारण के तत्व कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। साधन निर्धारण के तत्व किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, ये चारों हैं। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। और MIT USA में है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड को दूसरा स्थान मिला है और कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब हैं और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र का बैंक एक्सिस बैंक बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सोशल चैटिंग ऐप व्हाट्सएप के साथ साझेदारी कर रहा है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में जम्मू कश्मीर पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा और ये खेल गुलमर्ग में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने MSME के लिए भारत में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का मूल्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 मिलियन। विश्व बैंक MSME के लिए भारत में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष शहर के रूप में उभरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा और इस इंडेक्स को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी GFI, मतलब के जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। खेल मंत्रालय ने 10 साल के बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर BN राव।
संविधान सभा के लिए सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? अगला प्रश्न है, स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेसएक्स। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च और परीक्षण किया गया है और स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक में 530 एकड़ में फैला भारत का पहला एकीकृत मशीन टूल पार्क विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद समझौते के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था नामक एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ के प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतरेते हैं। अगला प्रश्न है, UNGA द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2023 को। UNGA द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए 2023 को अपनाया गया है और UNGA के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल परीक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द हिंदू ग्रुप। द हिंदू ग्रुप ने साउथ एशियाई डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 जीता है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। इसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। आभूषण बनाने में सोना में तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा के क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने की पहल की है और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं और यहाँ के गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, SBI भुगतान। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई ने SBI भुगतान के साथ रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय थीम था जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा, सेव्स लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम थे। अगला प्रश्न है, सॉलिड फ्यूल डेक्टेट रैमजेट
तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिक्टेट रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है और DRDO के CEO हैं जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस तारीख को चाबहार दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 मार्च। भारत ने 4 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के मौके पर चाबहार दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीरोन पोलार्ड। वेस्टइंडीज़ के कैप्टन कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए हैं और एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी हर्षल गिब्स जो कि साउथ अफ्रीका से थे, उसके बाद युवराज सिंह जो कि भारत के खिलाड़ी थे और तीसरे खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड हैं। अगला प्रश्न है, CSIR-NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। CSIR-NIO के साथ भारत ने हिंद महासागर में मार्च के दूसरे सप्ताह में 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंजेन्युइटी। मंगल ग्रह पर नासा के परसिवरेंस रोवर ने एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी को संचालित किया है जिसने मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर से उड़ान भरा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल लिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार में वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल लिया और हाल ही में म्यांमार के जनरल मिन आंग हलिंग ने स्वयं को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नील आंदोलन, रामोसी विद्रोह, पाबना विद्रोह और बारदोली सत्याग्रह, ये चारों जो हैं वो किसान आंदोलन हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिताली राज। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और इंग्लैंड की चार्लोटे एडवर्ड्स 10,273 रन बनाकर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कोविडशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सही है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक, ये भी सही है। नोवेल कोरोना वायरस 2019 एनकोव वैक्सीन कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, ये भी सही है। स्पुतनिक 5 कोविड-19 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये भी सही है। तो ये चारों जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जून 1945, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को विभिन्न प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए शिमला में आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया था।
अगला प्रश्न है, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय सिविल सेवा। ली आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार के भारतीय लोक सेवा के विशिष्ट गठन पर विचार करने के लिए 1923 ईस्वी में नियुक्त किया गया था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड ली फरहेम थे। अगला प्रश्न है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 96। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलिंगडन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। कबीरदास, रौदास, धन्ना और पीपा, ये चारों जो हैं वो रामानंद के शिष्य हैं और रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 थी और रामानंद के गुरु राघवानंद थे। अगला प्रश्न है, भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जिस समय भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। भवानी मंदिर की रचना अरविंद घोष द्वारा की गई थी और अरविंद घोष ने 1914 ईस्वी में आर्य नामक मासिक दार्शनिक पत्रिका शुरू की। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे लाइन का विकास 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था और सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोड़ी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। भगत सिंह काकोड़ी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे और काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर घटित हुआ था और इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लिहाड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वर्ण सिंह, रोशन सिंह आदि ने अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1904 ईस्वी में डरबन में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 में।
हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यसेन। 1930 ईस्वी में बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्र ध्वज का डिजाइन बनाया था, जिसे 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मैसूर रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचयिता पाणिनि थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले है वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि अफगानिस्तान में प्राप्त अभिलेख अरामाइक तथा खरोष्ठी लिपि दोनों में हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्ड आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। भारत में प्राचीनतम आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे। इन्हें ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में लेखक है और दूसरी सूची में रचनाएं हैं। तो मेगास्थनीज की रचना इंडिका है, टॉलमी की रचना जियोग्राफी है, पालिनी की रचना नेचुरल हिस्टोरिका है और ह्यूनसेंग की रचना जो है वो सीयू की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। सर्वप्रथम मनुष्य ने नवपाषाण काल में कृषि करना शुरू किया था और मेहरगढ़ से चावल, गेहूं तथा जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं का पुस्तकालय। मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया और उसे वह शेर मंडल कहता था। अगला प्रश्न है शेर शाह और अकबर के बीच भूराजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडर मल। भूराजस्व प्रशासन की कड़ी के रूप में शेरशाह और अकबर के बीच टोडरमल था, जिसने पहले शेरशाह के दरबार में काम किया और बाद में अकबर के दरबार में नियुक्त किया गया। टोडरमल द्वारा शुरू की गई भूराजस्व व्यवस्था जब्ती प्रणाली थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, जिसका उद्देश्य था सार्वभौमिक शांति और भाईचारा बनाए रखना। अगला प्रश्न है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम एवं अपनी छवि अंकित करवाई थी। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयालय। 850 ईस्वी में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा के साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराई मिट्टी। किशनगंज से पश्चिम चंपारण तक तराई मिट्टी का विस्तार है। कैवाल मिट्टी, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी भी कहा जाता है, इसका विस्तार क्षेत्र कोसी क्षेत्र के जिले तथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण के पश्चिमी भाग में है। पलथर मिट्टी कैमूर के पठार से लेकर राजमहल तक है। बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान आदि के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की आपर्दन क्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉर्ज। दिए गए विकल्पों में नदी की आपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृति गॉर्ज, जिसे घाटियां भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिएरा निवेदा। सिएरा निवेदा जो कि अमेरिका में अवस्थित है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि रॉकी, एंडीज और हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों का उनके आबादी के अनुसार सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भील, गोंड, संथाल। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम है, सबसे ज़्यादा भील जनजाति है, उसके बाद गोंड और उसके बाद संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है, दलहन एवं तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत में दलहन एवं तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी गोलार्ध में। हम्बोल्ट जलधारा, जिसे पेरू जलधारा भी कहते हैं, यह प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर में। चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेसोथो। लेसोथो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी मासेरू है। अगला प्रश्न है, कलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया। कलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समशीतोष्ण पौधे। समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों में पेड़ के घेरे काफ़ी स्पष्ट दृश्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी। सिमसा, हिमावती, भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी है और कावेरी नदी भागीरथी पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए नेशनल आइस सेंटर। यूएसए नेशनल आइस सेंटर एकमात्र संगठन है जो आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है। अगला प्रश्न है, पोलर सिल्क रोड
निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। पोलर सिल्क रोड चीन द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जो कि प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों को कवर करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। पाकिस्तान के साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रावती। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल और अवस्थी में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नंदा देवी उत्तराखंड ये सही है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश ये भी सही है, सिमलीपाल उड़ीसा ये भी सही है और नोकरेक मेघालय ये भी सही है। तो ये चारों सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहाँ प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले है काजीरंगा, एक सींग वाला गैंडा, ये सही है। गिर एशियाई सिंह ये भी सही है। दाचीगाम सफ़ेद भालू ये गलत है। दाचीगाम कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क सफ़ेद बाघ, तो ये भी गलत है। केवलादेव नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी और भोपाल गैस कांड जो है वो 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला प्रश्न है, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबल लगाने की व्यवस्था। इको मार्क का चिन्ह जो है वो लेबल लगाने की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हार्ट अटैक। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर हार्ट अटैक से संबंधित है। हार्ट अटैक के बाद 1 घंटे का समय काफ़ी गंभीर होता है और इस समय को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7.4। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव समूह में ना एंटीजन होता है ना RH फैक्टर होता है, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी भी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होगा। इसलिए ओ निगेटिव सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है और AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब ऑप्शन ए बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्तदाब भी बढ़ जाता है और सामान्यतः मानव का रक्तदाब 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसी भी द्रव्य मिश्रण में विभिन्न घटकों को अलग करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान होता है। इसका मुख्य कारण है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 38। द्रव्यमान संख्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और किसी भी तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो यहाँ पर 18 + 20
इज इक्वल टू 38 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्तंभ बी में दिए गए स्रोत का संबंध स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाएं। फॉर्मिक अम्ल, चींटी, साइट्रिक अम्ल, नींबू और टार्टरिक अम्ल, इमली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी A3B1C2। अगला प्रश्न है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। और मोनोजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है और पिंच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अम्लराज एक्वारिजिया में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्वारिजिया में 1:3 के रेशियो में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। पदार्थ का संवेग का मतलब होता है P मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम लोग संवेग और वेग का अनुपात निकालते हैं तो हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। और बल का SI यूनिट फोर्स होता है। त्वरण का SI यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घटेगी। व्यक्ति के गहरी सांस लेने या सांस छोड़ने दोनों ही परिस्थिति में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू व्यक्ति का वजन कम दर्शाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ की सतह सड़क की सतह से चिकनी होती है जिसके कारण घर्षण कम हो जाता है और चलना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर और विभवांतर 12 वोल्ट है। ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I। तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 ओम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1.2 ओम। अगला प्रश्न है, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 गुना। देखिए, गतिज ऊर्जा मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। और अगर वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तो हाफ इंटू मास इंटू 2v² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू हाफ mv²। तो ये 4 गुना गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे उपकरण और उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया है, इसमें कौन सा समूह सही है। तो सबसे पहले है डायनामो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये गलत है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये सही है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 और 3। और डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरुस्थल में मृग मरीचिका की घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है और यह एक दृष्टि भ्रम है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि फ़ारेनहाइट में मानव का समान तापमान जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है।
अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रैखिक संवेग संरक्षण। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे और इन्होंने 1883 ईस्वी में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे.बी. नार्लिकर। जे.बी. नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और एथिलीन पौधों की वृद्धि और विकास को विनियमित करने में सहायक होता है और एथिलीन का सूत्र होता है C2H2। अब इसके बाद 141 से 150 तक मैथ्स के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम पर PDF के माध्यम से दे दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।